नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। बंगाल के चुनाव का फरमान जारी हो गया और बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु का है, केरल का है, पुडुचेरी का है और आसाम का है। आसाम, पुडुचेरी और केरल एक दिन वोट पड़ेंगे, बाकी तमिलनाडु और बंगाल के वोट 23 अप्रैल और बंगाल में दूसरे चरण का 29 अप्रैल को। बाकी सभी राज्यों में चारों में एक ही दिन में चुनाव होगा। अब बंगाल में एकाएक एक ऐसा भूचाल आता है कि वहां के डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, चीफ सेक्रेटरी, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, एडीजी कानून व्यवस्था समेत कई बड़े पदाधिकारी चेंज कर दिए जाते हैं और तत्काल ये आदेश होता है कि जो तारीख गुजर चुकी 16, उसको 3 बजे तक सबको चार्ज करा दीजिए। शाम होते होते ममता बनर्जी ने एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर दी। बंगाल की सड़कों पर महिलाओं के साथ सिलेंडर लेकर निकल पड़ी। ममता बनर्जी में खुद की एक शक्ति बहुत अपार है। पहला तो वो महिलाएं, उनसे हर व्यक्ति सामना करने से डरता है। हालांकि उनकी दोनों सीटों पर जो वो लड़ती थी, परंपरागत नंदीग्राम और भवानीपुर, दोनों सीटों से शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया। बीजेपी का मानना है कि हम उन्हें दोनों सीटों में उलझा देंगे, पिछली बार नंदीग्राम की तरह प्रचार प्रसार में उलझ जाएंगी। उनके अलावा सिंगल हैंड पार्टी है तो संभालेगा कौन। और जहां तक मेरा अनुमान है कि दोनों अलग अलग चरणों में वो सीटें भी होंगी। अब देखना यह होगा कि नंदीग्राम, भवानीपुर में भारतीय जनता पार्टी उलझा पाएगी या फिर नहीं। लेकिन आलोक सर, बंगाल के चुनाव पर बीजेपी का एक बड़ा फोकस है। आज 144 उम्मीदवार घोषित कर दिए। सीपीएम ने भी आज 180-90 उम्मीदवार घोषित कर दिए। अभी कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होने हैं, तृणमूल कांग्रेस के यानी ममता बनर्जी के उम्मीदवार घोषित होने हैं। इस सब में क्या लगता है आपको कि ममता बनर्जी अपनी सीट बचा पाई? अब तक के सर्वे सब ममता बनर्जी के फेवर में। देखिए, ममता बनर्जी के लिए करो या मरो की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव को जीतने के लिए सब कुछ करना चाहती है और एसआईआर को लेके बड़ा टकराव था वहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। कमाल की बात यह है कि चुनाव असम में भी होना, चुनाव तमिलनाडु में भी होना, चुनाव केरल में भी होना, चुनाव पांडिचेरी में भी होना। इसमें 3 राज्यों में विपक्ष की सरकारें थी, केरल, तमिलनाडु और बंगाल। लेकिन सिर्फ बंगाल के सारे अधिकारी चुनाव की घोषणा होने के 24 घंटे के अंदर ही हटा दिए गए, प्रमुख अधिकारी। अब चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी कहेगी ये तो रूटीन है, कई जगहों पे इस तरह की कार्रवाई होती है। वो उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कि संजय प्रसाद एक अधिकारी है, योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी हैं। उनके मित्र मानते हैं कि संजय प्रसाद ही, उनके मित्रों का व्यक्तिगत बातचीत में लोग कहते हैं कि यही असली मुख्यमंत्री की ताकत रखते हैं। ऐसा उनके कुछ मित्र ने कहीं कहा था, उन लोगों ने मुझसे कहा था, तो मैं हंस रहा था क्योंकि वो मुख्यमंत्री के भी अपर मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव गृह भी हैं, अपर मुख्य सचिव सूचना भी हैं। लेकिन जब 2024 में समाजवादी पार्टी ने इनकी आलोचना की थी तो इनसे सिर्फ गृह विभाग लिया गया था, सूचना वगैरह नहीं लिया गया था। अब आपने बंगाल के डीजीपी को हटा दिया, मुख्य सचिव को हटा दिया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हटा दिया, कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर को हटा दिया, आईजी को हटा दिया। लेकिन ये सारी चीजें तमिलनाडु में तो नहीं की गई, केरल में भी नहीं की गई। अच्छा, ममता बनर्जी सड़क से उठकर आई हैं। ममता बनर्जी पहले कांग्रेस की नेता थी, युवा कांग्रेस की, और उन्होंने लेफ्ट के खिलाफ
एक जमाने में वहां लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, लगभग 30 साल उसकी सरकार चली। उस सरकार के खिलाफ उन्होंने हमेशा मोर्चा खोले रखा, कांग्रेस छोड़ के अपनी अलग पार्टी बनाई और वो फाइनली 2010 में सत्ता में आई। अब तक 3 बार अपनी पार्टी को बहुमत दिला चुकी हैं, 2010, 2015 और 2021 में। अब ये 2026 में चौथी बार वो चुनाव लड़ रही बहुमत के लिए। विपक्ष को भी उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। सच पूछा जाए तो अगर देखा जाए तो भारत के पूर्वी छोर के सबसे महत्वपूर्ण राज्य की मुख्यमंत्री हैं वो तो। और ममता बनर्जी को पता है, क्योंकि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगे बढ़ी हैं, उनका कोई गॉडफादर नहीं था, उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है। और एक बात हमारे दर्शकों को शायद न जानकारी हो कि एक जमाने में ममता बनर्जी एनडीए का हिस्सा भी थी। इसलिए आज उन्होंने अपने सारे चुनाव आयोग में सारे अधिकारी हटा दिए, एक खबर तो ये है। दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 190 से ज्यादा सांसदों ने सिग्नेचर किया। देखिए वो कब इंपीचमेंट के लिए बहस होती कि नहीं होती। ज्ञानेश कुमार के ऊपर आरोप लग रहा है और जहां तक मेरी जानकारी अभी तक मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम बंगाल में पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। जो मेरी जानकारी हो सकता है गलत है, आप उसको जरा चेक करके बता दीजिए। तो ये तो साफ दिखता है कि अगर आपको बदलना था डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, तो सारे राज्यों के बदलते, आप आसाम का भी बदलते, तब ज्ञानेश कुमार पे कोई सवाल नहीं उठाता। आपने सिर्फ बंगाली क्यों चुना? इसका मतलब जो विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप खुद ही शक और शक पैदा कर रहे हैं। आप बताइए सुकुमार जी। बिल्कुल भाई, आसाम में जो डीजीपी हैं, मुख्य सचिव हैं, वो तो असम सरकार द्वारा चुने गए हैं। तो माना जा, जैसे आपने माना कि बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, बंगाल के डीजीपी, ये लोग ममता बनर्जी के करीबी हैं और ममता बनर्जी के फायदे के लिए काम करेंगे, इसीलिए आपने उनको हटाया। तो क्या आसाम में विपक्ष ने नहीं बात मांग की थी क्या? एक राज्य में विपक्ष की आप बात मानेंगे, दूसरे राज्य में नहीं मानेंगे। तो कहना मतलब बड़े उसकी बात है कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था थी। टीएन शेषन के जमाने में चुनाव आयोग की भगवान को माना जाता था कि चुनाव आयोग ने, हमने वो दौर देखा है जब बूथ लूटने के आरोप लगा करते थे। फिर टीएन शेषन साहब आए और उन्होंने चुनाव में निष्पक्षता, चुनाव क्या होता है जनता को समझाया। पहले चुनाव में चुनाव आयोग क्या होता है ये भी बताया कि चुनाव आयोग की हैसियत क्या होती है। सुकुमार जी, मैं आपको बताऊं, मैं एक जी टीवी के एक नेटवर्क में काम करता था। 1996 का लोकसभा चुनाव था। उस वक्त शायद 25 लाख या 5 लाख की कोई लिमिट थी कि आप एक लोकसभा प्रत्याशी इतना पैसा खर्चा कर सकते थे। और हर मीडिया हाउस को हर शाम बताना था कि किस आदमी को क्या कितना पैसा प्रचार में खर्चा किया। तो इलेक्शन कमीशन के एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर ने हमारे यहां जी टीवी के सिटी केबल में पहुंच गए। वो उस वक्त मैं बाहर था, बोले डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? तो मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से मिलने गया था। हमने कहा सर डॉक्यूमेंट्स मैं खुद कैरी कर रहा हूं, कल सुबह 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। तो बोले अगर आप नहीं आएंगे तो हम सीज कर देंगे। खैर मैं पहुंचा अगले दिन सुबह, मैंने सारी, तो एक होता था कि हर मीडिया हाउस को, और हम लोग लोकल चैनल चलाते थे जीवी का, तो हर शाम को हम लोग फैक्स किया करते थे चुनाव आयोग के ऑफिस में कि आज इस प्रत्याशी ने, इस पार्टी ने इतना पैसा हमको प्रचार के लिए दिया और सबकी रसीद कटती थी।
और आपने देखा 1996 का चुनाव कितना निष्पक्ष हुआ, उसके बाद तो फिर। लेकिन इन हाल के दिनों में जो उस तरह की चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे जो सवाल उठे हैं ज्ञानेश कुमार के आयोग पे, मैं आज सुबह जब न्यूज देख रहा तो मैं दंग रह गया। भाई आपको ट्रांसफर करना था, बंगाल के भी डीजीपी को हटाते, आसाम को भी हटाते, तमिलनाडु को भी हटाते, केरल को भी हटाते, पांडिचेरी के भी हटाते। एक अकेले बंगाल पे ही सारे अधिकारी को हटा दिए गए। खैर, ममता बनर्जी ने आज जो रैली निकाली है, और महिलाएं, भाई आज की डेट में आलम यह है श्री कुमार जी की पिछले 10 दिनों से लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं और सिलेंडर की कालाबाजारी की तमाम खबरें आ रही हैं। लेकिन सरकार, आप सोचिए, अभी चुनाव जरूरी था कि अभी गैस सिलेंडर भेजना जरूरी था? गर्मी का सीजन है, गर्मी बढ़ेगी, अभी ईद आ रहा है, नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, अभी से मारामारी है गैस की। अरे मैं खुद अपना बता रहा हूं, मैं आपको भेज देता हूं, स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा। 10 मार्च को मैंने बुक कराया, आज तक मुझे डिलीवरी नहीं मिली। 10 मार्च को तो सर आज 6 दिन हो गए, 7वां 6 दिन हो गए। और जब मैंने गैस एजेंसी के बंदे से बात की, गैस एजेंसी वाले ने बंद कर रखा था, एक उसका डिलीवरी बॉय, उसको मैंने फोन किया तो वो जानता है कि मैं पत्रकार हूं, तो वो कभी कुछ बात करता था, तो उसने फोन उठाया, बोला भैया अभी हम लोग 7 मार्च का बांट रहे हैं। यानी 3 दिन बाद नंबर आएगा, पता नहीं कब नंबर आएगा। सर यहाँ एक और बात है कि जैसे आपने 10 तारीख को बुक किया, अब डिलीवरी आपका होगा 20 तारीख को, तो 20 तारीख के बाद 25 दिन बाद बुक होगा। वो तो अलग मुद्दा है सर। अब ऐसा थोड़ी है कि अब हम गैस पे डिपेंडेंट रहेंगे, हमारे पास हम बिजली का इंडक्शन चूल्हा भी है, उस पर भी इस्तेमाल कर लेंगे, हम कुछ और भी विकल्प देखेंगे। मोदी जी ने वापस लोगों को लकड़ी जलाने के लिए, बुरादा जलाने के लिए मजबूर कर दिया। आप बताइए सर, एक बात याद आ रही है, बड़ी गंभीर बात है। पिछले चुनाव में जब बंगाल में हो रहा था तो कोरोना बुरी तरीके से हावी था और मरने वालों की संख्या नितांत बढ़ रही थी। तब सब लोग सवाल कर रहे थे, क्या अभी चुनाव जरूरी था? क्या सरकार बाद में नहीं बन सकती थी? सबने सवाल खड़े किए थे। आपको याद होगा, भयंकर मौतों का सिलसिला चल रहा था। इस बार ये गैस की त्रासदी है, लड़ाई की त्रासदी है, इसमें भारत का कोई लड़ाई में लेना देना नहीं है, लेकिन कब कौन चपेट में आ जाए ये कोई सर अब भरोसा बचा नहीं। शिव कुमार जी, देखिए एक चीज की तो चर्चा ही नहीं हो रही है। बड़ी संख्या में लोग अब का रोजगार छिन गया है। गैस नहीं है, गैस नहीं है तो छोटे छोटे ठेले हैं, चाय दुकान बंद हो गई है, खाने पीने के चीजों के दाम बढ़ गए हैं, लोग एक एक दिन 2-2 दिन गैस की लाइनों में लग रहे हैं। सवाल है कि आप 21वीं शताब्दी में और आप कहते हैं हम आत्मनिर्भर हैं, और युद्ध शुरू होने के 5 दिन के अंदर ही गैस की क्राइसिस शुरू हो गई। रोज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं नहीं सब कुछ शांतिपूर्ण है। ये उसी तरह से है जैसे कोरोना के दूसरे दौर में बोले जाते थे हर चीज का इंतजाम है, और न अस्पतालों में बेड मिलता था लोगों को, न ऑक्सीजन मिलता था, लोगों की जान चली जाती थी। खैर, ममता बनर्जी विपक्ष की एकमात्र ऐसी नेता है जो सड़क पे उतरने से कभी नहीं डरती हैं और जो भाजपा के सामने कभी झुकी नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो क्राइसिस है गैस वाली पहली, और लोग बंगाल में काफी पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहेंगे भाई, मैंने कहा ना,
मेरा सवाल यही है कि अगर आपने बंगाल के डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को हटाया, तो वही कार्रवाई आसाम में क्यों नहीं की गई, तमिलनाडु में क्यों नहीं गई, केरल में क्यों की गई? इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष आरोप लगाता है कि हथकंडे अपना के बंगाल जीतना चाहती है, लेकिन बंगाल की जनता बहुत कमिटेड है। उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अच्छा खासा वोट दिया था, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आया तो भाजपा 75-76 सीटों पर सिमट गई थी, और जबकि लोकसभा चुनाव में 2019 में यह मामला था 22 और 18 का। 22 सीटें टीएमसी जीती थी लोकसभा में, 18 सीटें लोकसभा में भाजपा जीती थी, और वोट परसेंटेज कम हो गया था 3 से 4%। ये ठीक है कि विपक्ष में कांग्रेस और लेफ्ट की सीटें खत्म हो गई थी, तो भाजपा 3 से सीधे 75-76 में पहुंच गई थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा सिर्फ 12 सीटें वहां जीतने में कामयाब रही, और टीएमसी को भी अच्छी सफलता वहां मिली। तो ये जो मैंने कहा ना कि अब आप मोदी जी कितना वक्त मांगेंगे? अच्छा, मोदी जी और शाह जी से सवाल एक चीज पूछना है, 47 तक का सवाल ये है कि 2014 से तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 11 साल में, 12 साल में घुसपैठिए क्यों नहीं निकाल पाई है? किसने रोका था इनको? किसने रोका था? और उसमें आप फ्लॉप हुए, बीएसएफ आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में। तो जो भी कार्ड आप खेलना चाहते हैं बंगाल में, आसाम में, हाँ, आसाम में आपको लगातार सफलता मिल रही है, क्योंकि आसाम में विपक्ष उतना मजबूत नहीं है। और ममता बनर्जी अगर ये जीत जाती हैं चुनाव, तो केंद्र में मोदी सरकार की भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, मैं आपको बता रहा हूं। भले आज राज्यसभा का चुनाव बिहार में 5-0 से एनडीए ने जीत लिया हो, लेकिन आप भी जानते हैं कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू कभी भी पलट सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी तो नीतीश के इस्तीफे का इंतजार करना पड़ेगा। नीतीश इस्तीफा देंगे कि राज्यसभा से देंगे? नीतीश तो हमेशा कुछ नया करके दिखाते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, बड़ी संख्या में बंगाल में ब्राह्मणों की आबादी है। आज कीर्ति आजाद जो इस वक्त टीएमसी से सांसद हैं, वो ममता बंदोपाध्याय बोल रहे थे, ममता जी बंगाली ब्राह्मण है। तो ममता जी ने अगर इमामों को भी तनख्वाह दी है, तो मंदिर के पुजारियों को भी तनख्वाह दी है। वो अगर जुमे की नमाज में भी जाती हैं, तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करती हैं। तो ये देखना है कि अब की बार विपक्ष जो है, बंगाल की जनता सब कुछ देख रही है, बंगाल की जनता पढ़ी लिखी है। लेकिन सर सवाल एक सबसे बड़ा यह है कि वोटर लिस्ट अभी फाइनल नहीं हुई और तब तक चुनाव घोषित कर दिया गया। ऐसी क्या जल्दी थी? अब ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, तो देखते हैं सर। क्या इस मामले में सर ऑर्डर आ सकता है? चुनाव की तारीखें आगे पीछे हो सकती हैं? अब क्या होगा मुझे नहीं पता, नहीं चुनाव ऐसा तो मुश्किल नहीं लग रहा है। खैर, चुनाव कभी भी हो। बीजेपी ने
अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार शुभेंदु अधिकारी को 2 जगह से चुनाव मैदान में उतार दिया है। दोनों जगह उन सीटों पर उतारा है जहां से ममता बनर्जी लड़ेंगी। तो ये क्या ममता बनर्जी को उलझाने का काम किया है आलोक सर? ममता बनर्जी को उलझाने का काम किया है। अब क्या किया क्या नहीं कहूंगा, इस पे नहीं बोलूंगा, सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, शुभेंदु अधिकारी को दोनों सीटों पर चुनाव में उतारा है। पहले नंदीग्राम, पिछली बार वो हारी थी, इस बार नंदीग्राम भी उतारा है, भवानीपुर, वो दोनों सीटों से ही चुनाव जीतती है। नहीं, पिछली बार हार गई थी ना। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? भवानीपुर से चुनाव लड़ा फिर बाद में। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? उनकी पार्टी तो 220 सीटें जीत लाई थी ना, जबकि सारे गोदी मीडिया के चैनल ये बता रहे थे सर्वे में कि भाजपा की प्रेजेंट जीत होने वाली है। लेकिन इस बार सर्वे अभी से बता रहे हैं कि ममता की जीत होगी। नहीं, सर्वे को तो मैं मानता ही नहीं हूं, तो जमीन पे क्या होगा देखा जाएगा। चलिए सर, इंतजार करते हैं बंगाल में क्या होगा। फिलहाल आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।